भौतिकी। पढ़ते समय हम जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितना पूछा जाता है उतना ही, और पूछा बहुत कम जाता है। और मेरे कहने पे मत जाइएगा, मैंने कहा ना बार बार कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर क्या करते रहो, आप सॉल्व करते रहो, आपको पता चलता रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए छोटे से इंट्रो से शुरू करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। ये जो फिजिक्स वर्ड है, भौतिकी नहीं, फिजिक्स, ये जो फिजिक्स वर्ड है एक ग्रीक वर्ड था। ग्रीक वर्ड था फोसिस। तो फिजिक्स डिराइव्ड हुआ है किससे? फोसिस से। फोसिस का मतलब होता है, इंग्लिश में कहें तो नेचर, हिंदी में कहें तो प्रकृति, यही ना। तो फिजिक्स फुसिस वर्ड से बना है, और फुसिस का मतलब होता है नेचर, प्रकृति। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स में हम क्या करते होंगे, नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, प्रकृति के बारे में स्टडी करते हैं। अब प्रकृति में है क्या चीज, समझिएगा, एकदम रिलेट कर रहे हैं अच्छे से, धीरे धीरे आप समझिएगा, उसी तरह जैसे बायो समझते थे कि अगर हम नेचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो नेचर में है क्या चीज, नेचर में है मैटर, सब्सटेंस, पदार्थ, एंड एनर्जी, और ऊर्जा। इस प्रकृति में क्या है, दो ही चीज है, माना जाता है कि एक पदार्थ है, उसमें हम आप भी हैं, उसमें क्या है, ईंट पत्थर भी, एक्स वाई जेड भी है, और दूसरी चीज क्या है, एनर्जी। यानी फिजिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, मैटर और एनर्जी। और मैटर के किस पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री। ठीक, दूसरी बात समझिएगा, अभी लिखवा दे रहे हैं। फिजिक्स वर्ड जो है इंट्रोड्यूस किसने किया था, सबसे पहले इस नाम को लिया किसने था, इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था अरस्तु ने। ठीक, तो पहले तो ऐसे इतना लिख लीजिएगा कि टर्म इंट्रोड्यूस बाय ग्रीक वर्ड फुसिस। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, फुसिस से, और फुसिस में क्या होता है, नेचर। और इसकी उत्पत्ति किसने की थी, एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने किया था। इसके बाद डिफाइन करवाता हूं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, फुसिस से, और फुसिस में से होता है नेचर। और फिजिक्स वर्ड को इंट्रोड्यूस सबसे पहली बार किया किसने था, इस नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अरस्तु ने। फिर नीचे लिखिएगा, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we studied about, the branch of science in which we studied about physical properties of matter, physical properties of matter and energy, physical properties of matter and energy is known as physics। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा के संबंध में अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाती है। पदार्थ के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा के संबंध में अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाती है। The branch of science in which we studied about physical properties of matter and energy is known as physics। ये छोटा सा इंट्रो था किसका, फिजिक्स का, कि फिजिक्स वर्ड आया कहां से, तो फुसिस से आया। फुसिस में क्या होता है, नेचर। और ये वर्ड पहली बार इंट्रोड्यूस किसने किया था, अरिस्टोटल ने किया था, अरस्तु ने किया था। अब पहले चैप्टर पे आते हैं।
पहला चैप्टर है मेजरमेंट, मापन। पहला चैप्टर है मेजरमेंट, मापन। फैक्चुअल है, इसका एकदम नाम से ही समझ में आ रहा है कि फैक्चुअल है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। मेजरमेंट मीन्स होता क्या है, पढ़ के आए हैं ना। मेजरमेंट, मापन मीन्स होता क्या। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय मेजरमेंट। जैसे क्लास आने के पहले भी आप मेजरमेंट किए होंगे टाइम का, टाइम देखते तभी तो आते हैं। तो मेजरमेंट, मापन मीन्स होता क्या है, बताइए एकदम आसान शब्दों में। कुछ साइंस नहीं लगाना, मैंने कहा ना कि साइंस लगाओगे तब तो कठिन है। आसान भाषा में समझिए ना, आम बोलचाल की भाषा में किसे कहते हैं, जिसकी दूरी हो। ठीक, और भाई अनुमान हो। ठीक, और भाई बोलिए, सही है, कुछ बोलो ही, बोलिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। शेप एंड साइज हो, दूरी हो, अनुमान हो। ठीक, लिक्विड या पदार्थ दोनों अलग नहीं, एक ही है। हाँ, नापने को ही तो मेजरमेंट कहते हैं। मापन, मापेंगे तो मापन कहेंगे। ठीक है, सही है। और भाई समय का कितना भार होता है। अच्छा, ठीक, अच्छी बात है। और डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक, और भाई ध्यान रखिएगा, किताब मत छूइएगा क्लास में। जो भौतिक और विज्ञान की किताब मिली है, वो तो मेरा सजेशन ये है कि उसे आप कभी न छुएं तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी अगर आपको छूने का मन है, वो किताब जो आपको मिली है, तो घर ही पे छुइएगा, यहाँ नहीं। और इकाई का आंकड़ा देखिए, धीरे धीरे पापा आ रहे, लाइन पे आ रहे हैं आप। ठीक, गुड। निकलेगा धीरे धीरे, आप ही में से निकलेगा। और एक बार अपने में से निकालोगे ना, तो जीवन में फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रट्टा मारे हम। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आप बोलिए। आप, हाँ, मापन ही तो पूछ रहे हैं। ठीक, हाँ बोलिए, मापने की इकाई। ठीक, हाँ बोलो। मेजरमेंट। ठीक, हाँ आप बोलिए। नहीं नहीं, उधर मास्क है, नाक पे नहीं है, ब्लैक मास्क। दोनों लोग अगल बगल चश्मा, हाँ। हाँ बस ये सही है। हाँ आप ही से करें, दोनों से। हाँ, किसी चीज को मेजर करना, डिस्टेंस को। ठीक, हाँ बगल में। डिस्टेंस, टाइम का मेजरमेंट। सर को मेजरमेंट कहते हैं। यूनिट भी बदल देखा, अभी तक का सबसे अच्छी चीज आई। ठीक, गुड। डेफ पूरा लाइन बोलो। हाँ, 10 किलोमीटर से क्या माप दिया, तो पूरा बोलोगे तो। 10 किलो, हम तो कह रहे हैं वेट है। वेट और द्रव्यमान एक ही है। तुम पूरे फिजिक्स का उल्टा पुल्टा कर दोगे। एम इंटू जी होता है। ठीक, मास कम नहीं होता है, द्रव्यमान कम होता जाता है। तो अब समझो, एकदम आसान भाषा में कहें तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ओनली। मापन क्या है, एक तुलना करने की प्रक्रिया है। इट्स ओनली द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन किससे किसका करते हैं,
अननोन क्वांटिटी की स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी से, अज्ञात राशि की मानक ज्ञात राशि से तुलना, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी। किसी अज्ञात राशि की मानक ज्ञात, मानक क्यों, जिसको सब लोग माने, ठीक है, तो मानक ज्ञात राशि से तुलना करने की प्रक्रिया जो होती है उसी को कहते हैं मापन। तो मापन क्या है, इट्स प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ये क्या है, तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें की तुलना करते हैं, जैसे समझो आप शाम को गए सब्जी लेने, आपने कहा कि 1 किलो आलू चाहिए या मटर चाहिए। अब वो दुकानदार जो है सुबह से बेच रहा है, उसको याद थोड़ी कितना उसके पास है कितना नहीं है, यानी उसके पास जो मटर है वो अननोन क्वांटिटी हो गई। आपको क्या चाहिए, 1 किलो चाहिए, यानी स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी से क्या चाहिए आपको, 1 किलो चाहिए। तो वो क्या करता है, तराजू के एक साइड क्या करता है, स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी रखता है केजी वेट, और दूसरे साइड क्या करता है, वो रखता है मटर या आलू जो चाहिए, तुलना कर दिया, दोनों साइड क्या है, बराबर है, ले जाओ। ये हो गया ठोस का। जैसे आप समझ लो द्रव का तुलना करना है, तो आपको पता, यादव जी मान लीजिए दूध लेने आ रहे हैं, देने आते हैं आपके यहाँ, तो उनको भी नहीं पता होता है कि उनके बाल्टी में कितना दूध है। क्यों, क्योंकि दूध निकलता रहता है, पानी मिलता रहता है, उनको याद नहीं रहता कि कितना है और कितना नहीं। सही बात है, वो 60-70 रुपया लीटर से बेचना शुरू करते हैं और आखिरी आते आते वो 20-30 रुपया 25 रुपया लीटर बेच के चले जाते हैं। तो कैसे रेट गिरता है, जो महंगा लेता है उसको शुरू में कम पानी वाला, बिना पानी वाला तो किसी को नहीं दे सकते, अपने घर में भी नहीं देते हैं, ठीक है, यानी वो दूध निकालते हैं उसी समय वो पानी। तो यानी अब क्या है कि वो दूध क्या हो गया, अननोन क्वांटिटी। मान लीजिए आपको 1 लीटर दूध चाहिए, तो स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी क्या, वो धारिता, वो बर्तन, वो मापक जो होता है वो स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी है, उसमें लिखा लाइन बनी होती है कि ये क्या आधा लीटर वाली है, ये 1 लीटर वाली है, ये 250 ml वाली है। तो अब उसने क्या किया, कंपैरिजन किया, दूध डाला, कंपैरिजन किया, तुलना किया कौन से लाइन के बराबर है, तो 250 ml है कि 500 ml है कि 1 लीटर है, उस कंपैरिजन करके दे दिया। जैसे टाइम, स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी क्या है, आपकी वॉच, घड़ी है ना, आपको पता होता है कि ये क्या है, कि सेकंड की सुई एक चक्कर लगाएगी तो 1 मिनट, मिनट की सुई एक चक्कर लगाएगी तो 1 घंटा, और घंटे की सुई एक चक्कर लगाएगी तो कौन कहा 1 दिन। यही होता है, देखो फ्लो में नहीं जाना चाहिए, मैं जानता था कि यही होगा, 12 घंटे। अब आप देख लेते हो कि घड़ी की सुई कहां पे है कहां पे नहीं है, और ये भी आपको स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी है कि सुबह के 12 बजे और शाम के 12 बजे से AM PM होता है। तो जैसे आप सुबह आए होंगे तो तुलना किए होंगे, घड़ी देखे होंगे ना, तो मापन कुछ नहीं है, मापन क्या है, इट्स ओनली द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मापन क्या है, तुलना करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें किस चीज की तुलना करते हैं, जिसे हमें मापना है, यानी वो अज्ञात राशि है, अननोन क्वांटिटी है। किससे तुलना करेंगे, स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी से। ठीक, अब समझिएगा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से समझाने की कोशिश करते हैं, लिखने को तो एक लाइन है लिख लेंगे। देखिए इस मेजरमेंट की जरूरत ही हमें क्यों पड़ी, या इसका डेवलपमेंट देखते हैं। इतिहास पढ़े हो ना, चलिए अच्छी बात है। डेवलपमेंट, तो जब हम क्या किए, सिविलाइज्ड होना शुरू हुए, सिविलाइज्ड होना शुरू हुए मतलब कि हम स्थायी जीवन यापन करना शुरू किए, एक जगह रहने लगे। तो जब एक जगह रहोगे तो एक दूसरे के कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती है। सब करता है हेल्प, अपने घर में भी देखिए, कोई खाना बनाता है तो कोई कुछ करता है, कोई पैसा कमाता है, XYZ, सब मिलके रहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग या जानवर भी एक जगह रहते हैं तो एक दूसरे के कोऑपरेशन की नीड पड़ती है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत, ह्यूमन शुरू से ही कनिंग रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लेवर एंड कनिंग। चालाक नहीं, हम धूर्त भी होते हैं, इंसान होता है अपने स्वार्थ को देख। हमारी टेंडेंसी है, हमारी हो आपकी हो किसी XYZ, हमें अपना काम सबसे अधिक लगता है और दूसरे का काम कम लगता है। ऑलवेज, भले से आप दिन भर सोए रहे तो भी कहते हैं सोते सोते दर्द नहीं करती क्या पीठ, तुम्हारा काम करके दर्द कर रहा है, हमारा सोए सोए दर्द कर रहा है। देख लीजिए ये हर जगह होता है। जैसे मान लीजिए कोचिंग फील्ड में ऐसा है नहीं, मैं आपको बताऊं, जैसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, कोचिंग का मैनेजमेंट क्या है कि टीचर का क्या रोल है, आते हैं 1 घंटा बढ़ा के चले जाते हैं 2 घंटा, और पैसा खूब चाहिए इनको,
टीचर कहे कि आपका क्या रोल है, पढ़ाता तो हम है ना, बच्चे पढ़ने आते हैं कि बिल्डिंग देखने आते हैं। अब मैनेजमेंट कहे कि हम बच्चे ना भेजे, पढ़ाओगे किसको? टीचर कहे आप 1000 भेज दो, एक दिन ऐसा पढ़ाएंगे उसी दिन के बाद दोबारा कोई दर्शन नहीं देगा। एक दिन में ऐसा पढ़ा देंगे कि दूसरे दिन से कोई दर्शन नहीं देगा। यानी कहने का मतलब कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होता है, और यही कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मेजरमेंट को इंट्रोड्यूस किया, जन्म दिया, पैदा किया, मापन को पैदा किया। जैसे जब शुरुआत के समय में सब लोग एक साथ रहना शुरू किए तो स्किल बेस्ड वर्क करना शुरू किए। किसी को लकड़ी छीलने काटने में मजा आता था तो वो बढ़ई का काम शुरू किया, वो चारपाई बनाने लगा, घर बनाने लगा, एंड मेनी मोर, कुर्सी बनाने लगा। किसी को मिट्टी से मजा आता था, मिट्टी में खेलने में मजा आता था तो कुम्हार का काम शुरू किया, बर्तन बनाना शुरू किया। किसी को फसल किसानी का काम शुरू किया, खेती करना अच्छा लगता था नेचर के साथ, ठीक। तो अब सब लोग करते थे, एक दूसरे की जरूरत सबको थी। किसान अनाज उत्पन्न करता था तो खाना तो सबको, चाहे बढ़ई हो चाहे कुम्हार हो। रहने के लिए घर सबको चाहिए, नहीं तो सर्दी गर्मी बरसात तीनों में परेशानी होगी, तो बढ़ई का काम। खाना बनाने के लिए बर्तन सबको चाहिए तो तीनों को चाहिए। यानी अब एक दूसरे में क्या हुआ, बार्टर सिस्टम। पहला मेजरमेंट सिस्टम इन अर्थ या अपॉन अर्थ, धरती पे पहले मापन पद्धति क्या थी, बार्टर सिस्टम। यानी तुम हमें दो हम तुम्हें दे, एक दूसरे को देते रहते। अब पता ही है आपको कि सबको अपना काम अधिक लगता है, दूसरे का काम कम लगता है। यहां की इस नेचर ने शुरू किया फिर हर चीज को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना। यानी कि अब क्या है, ऐसे नहीं, देखिए बार्टर सिस्टम देखिए आज भी गांव में है। गांव में जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं, आपके पास पैसा नहीं है, गेहूं लेके जाइए और कोई सामान चाहिए लेके आइए, लेकिन अब उसको कन्वर्ट करते हैं पैसे में कि गेहूं का क्या रेट है, जो सामान ले जा रहे हैं वो क्या रेट है। तो धीरे धीरे क्या मेजरमेंट डेवलप होना शुरू हुआ इस कनिंगनेस के कारण कि सबको अपना काम अधिक लगता है। तो फर्स्ट पंचमार्क्ड कॉइन, सबसे पहले देखोगे भारतीय इतिहास में कि पहले आहत सिक्के कब दिखते हैं, 6th सेंचुरी बीसी में। इसके पहले भी अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें, उसके पहले की है ना, इतिहास पढ़े है ना, चलिए अच्छी बात है, तब क्वेश्चन मार्क क्यों चेहरे पे दिख रहा है, ठीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें तो वहां भी सेलखड़ी प्राप्त हुई है, ना, सेलखड़ी मिला है ना, क्या है वो, मोहरे हैं। फारस की भी कुछ मिली है, मेसोपोटामियन सभ्यता की भी मिली हुई है। यानी अब क्या है, क्योंकि वो चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है, हमारा साइंस अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ है कि उनकी बातों को हम समझ पाए। हम इतना विकास कर लिए हैं लेकिन आज भी सिंधु सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है उसको हम नहीं पढ़ पाए, यानी उतना डेवलप आज तक हम नहीं हो पाए कि उनका लिखा हुआ पढ़ पाए। उसके बाद देखोगे धीरे धीरे मेजरमेंट डेवलप होता गया, तो जनपद, महाजनपद, फिर आया क्या, मगध, ठीक। मगध का जब पीक था तो क्या, मौर्य, ठीक है। मौर्यों में अब क्या, धीरे धीरे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप होगी वैसे ही चोरी डेवलप होगी, वैसे ही लोग अलग अलग तरीके से बेईमानी करेंगे। जब बेईमानी करोगे, चोरी करोगे, मेजरमेंट में गड़बड़ करोगे तो रूल कानून बनाने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, और कानून का पालन करवाने के लिए कोई ना कोई अधिकारी बनाना पड़ेगा ना। तो माप तौल के अधिकारी को मौर्यंस में क्या बोलते थे, पौतवाध्यक्ष, वेरी गुड। पौतवाध्यक्ष जो था वो माप तौल का अधिकारी था, यानी उसने देखा, उसका यही काम था कि माप तौल में, मेजरमेंट में कोई गड़बड़ी न करे। फिर डेवलप हुआ लेटर मौर्य, फिर गुप्ता, फिर लेटर गुप्ता, ठीक, खत्म हुआ। फिर उसके बाद आया क्या, सल्तनत। फिर चोरी पर बढ़ने, बेईमानी बढ़ने लगी, बीच बीच में करते हम लैंडमार्क बता रहे हैं, ठीक है। बीच में तो सब बहुत सारे डेवलपमेंट होते रहे थे, क्योंकि हमें यहां समझना क्लास में क्या, मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम। तो मैं धीरे धीरे आपको पीछे से कनेक्ट कर रहा हूं इतिहास से कि आप अपने को जोड़ पाए। सल्तनत आया, सल्तनत में देखा आपने, पढ़ा होगा अलाउद्दीन खिलजी, पढ़ा है, बहुत अच्छा राजा था। हंसने की क्या बात है, सोचो, चोरों के लिए उसने क्या किया, बाजार व्यवस्था नियंत्रित की, और उसने कहा कि जो जितना कम तौलेगा उतने शरीर के उतना मांस काट के निकाल लिया जाएगा।
याद है, पढ़े हो इतिहास में ना। इसकी देखरेख के लिए उसने एक अधिकारी नियुक्त किया, अधिकारी नियुक्त किया ना, बनाया किसको? मापतौल का अधिकारी कौन था? सहनाय मंडी, नाम सुने होंगे ना, सहनाय मंडी। हर चीज की कीमत फिक्स कर दिया, ये चीज है इससे ज्यादा में नहीं बेचोगे, वो चीज है उससे ज्यादा में नहीं बेचोगे। तो ये क्या, ये समाज के लिए अच्छा कर रहा था, खराब कर रहा था? तो अच्छा राजा था ना, कि अगर गरीब जनता के लिए हर चीज फिक्स कर रहा है, चोरी बेईमानी करने वालों को दंडित कर रहा है, तो वो तो समाज के लिए अच्छा था, ठीक है। लेकिन आपके लिए खराब इसलिए है कि इतना विजय किया था उसने, दक्षिण विजय, पश्चिम विजय, पूर्व विजय, कौन सेनापति था, क्या था, सब याद करना पड़ता होगा, करना होगा ना, कि नहीं याद करना होता है? पूछ लेता है दक्षिण विजय का सेनापति कौन था, तो इस विजय का सेनापति कौन था, ठीक। वहीं आप नाम सुने होंगे मलिक काफूर की, ठीक। उसके बाद फिर सल्तनत खत्म करते हैं, फिर मुगल में आते हैं। मुगल में एक नाम आपने सुना होगा, टोडरमल, सुना है? किसके साम्राज्य में थे ये? शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी जब पराजित हुआ तब क्या, यानी इनकी जो टोडरमल की खोज है वो शेरशाह सूरी ने किया था। उन्होंने अब वस्तुओं के साथ साथ जमीनों की पैमाइश की भी अच्छी व्यवस्था दी, जो बाद तक चलती आई। सुने होंगे ना, पढ़े होंगे पूरा। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज आए, हम क्या होते रहे, गुलाम बनते चले गए, ठीक। क्योंकि हमें ले आना है, हम इतिहास नहीं पढ़ा रहे, इसलिए लैंडमार्क्स बताते हुए चल रहे कि आप अपने आप को कनेक्ट करते चलिए। जो आए थे पहले, इनके पहले, अंग्रेजों के पहले जो भी आए थे वो यहीं बस गए। इंडियन कल्चर की अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी विशेषता भारतीय संस्कृति की क्या है, तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है ये अपने आप में सबको समाहित कर लेती है। ग्रीक आए, इंडो ग्रीक हो गए, हुण आए, शक आए, पल्लव आए, जो भी आए सब यहीं के हो गए, मुगल भी आए, सल्तनत आए, सब यहीं हो गए। जब यही हो गए तो अपने विकास के लिए भी कुछ करेंगे तो यहां का विकास होगा, होगा ना। तो उसी तरह डेवलप होता गया, लेकिन अंग्रेज यहां बसे नहीं, ठीक है। तो यहां से सारा धन लेके जाते थे विदेश, अपने घर। ड्रेन ऑफ वेल्थ, नाम सुना होगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नेहरू ने। किस बुक में दी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब ये समझो कि उस समय इंडिया में तो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल था ना, और दादा भाई नौरोजी लिख रहे हैं कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उनकी किताब का नाम, बुक का नाम क्या है? कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऐसा क्यों लिख रहे हैं भाई वो? अगर भारत में उस समय ब्रिटिश रूल था और ये बुक लिख रहे हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो देयर इज समथिंग, कुछ तो है इसमें। क्या है? क्वेश्चन क्या मैंने पूछा कि उन्होंने बुक का नाम या अन ब्रिटिश रूल इंडिया क्यों रखा, उसमें क्या है, कंटेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे करते थे, फिर ब्रिटिश महारानी के नाम पे होने लगा। तो प्रधानमंत्री आपके देश में शासन व्यवस्था चलाते हैं तो रोज लखनऊ में बैठते हैं। हाँ, तो मतलब तो ठीक है, लेकिन किताब का नाम क्यों था? हाँ, गुड। हाँ हाँ हाँ। और भाई कोई? किसने बोला? गुड, दैट्स राइट आंसर। वो अंग्रेजी में लिख रहे थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। भारत में कितने लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे थे उस समय? यानी वो बुक इंडियंस के लिए थी ही नहीं, वो किसके लिए थी? बेसिकली ब्रिटिशर्स के लिए थी, जो आपने कहा।
वो ब्रिटेन वालों को ये बताना चाहते थे, वो चाहते थे कि ब्रिटेन वाले अपने यहाँ क्या करें, विरोध करें, वहां की जनता क्या है, भारत के लिए आवाज उठाए। वहां ब्रिटेन की जनता को जागरूक करने के लिए, ब्रिटेन की जनता के लिए उन्होंने किताब लिखा था कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, कि जहां ब्रिटिश रूल होता है वहां पावर्टी नहीं होती है जैसे इंग्लैंड में है, बट इंडिया में क्या है, ब्रिटिशर्स जो हैं यहां की तरह रूल नहीं कर रहे। दादा भाई नेहरूजी ने कभी ये नहीं चाहा कि भारत आजाद हो। पढ़िएगा, इतिहास पढ़े हैं ना, वो नहीं चाहते थे, वो मानते थे कि ब्रिटिशर्स अच्छे रूलर हैं, अच्छे शासक हैं, वो क्या करें, शासन करें, यहां सुधार करें। किस रूप में सुधार करें, कैसे सुधार करें, जैसे वो इंग्लैंड में करते थे। क्यों? क्योंकि वो उसी चीज की उपज थे। किस चीज की? किसने कहा था कि इनको अंग्रेजी पढ़ाने की वकालत करो, कि ऐसे काले तैयार करो कि रंग रूप से काले हो लेकिन मानसिक रूप से वो अंग्रेज हो। सुना है ना, इतिहास में नहीं पढ़ा रहा हूं। तो वो उसी की उपज थे, उसी की उपज थे, इसीलिए वो मानना था उनका कि ब्रिटिशर्स आर अ गुड रूलर, वो अच्छे रूलर हैं, बट रूल इंडिया में अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने पहली बार बताया ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि भारत का धन कैसे विदेश जा रहा है। एक क्वेश्चन और इतिहास से पूछता हूं, फिर आता हूं फिजिक्स पे। किसी एक फेमस राइटर ने कहा है कि भारत में गंगा नदी का पानी सोखकर लंदन में टेम्स नदी में डाल दिया, निचोड़ दिया जा रहा है। स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसका स्टेटमेंट, कि गंगा का पानी सुखाकर और निचोड़ा किस में जा रहा है, टेम्स में। टेम्स जो है के किनारे ही क्या है, लंदन है। खोजते रहिएगा। अब आते इधर कि अब देखिए होता क्या है, अब मैं बताने जा रहा हूं कि मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम जो है डेवलप कैसे हुआ, क्यों हुआ, और क्या कॉन्फ्लिक्ट था जिसके कारण हुआ। तो उस समय इंडिया ही नहीं, लगभग सारा विश्व कॉलोनी के रूप में था। 3 देश थे जिनकी कॉलोनियां थी पूरे वर्ल्ड में, तीनों आसपास है, अड़ोसी पड़ोसी हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस है और जर्मनी है ना, इन्हीं की सारी कॉलोनियां थी। यानी चारों तरफ से वर्ल्ड का, चारों तरफ से वेल्थ जो है ड्रेन होके इन्हीं 3 देशों में आ रहा था, धन का दोहन होके। अब जहां वेल्थ आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी वही होगा। पैसा चाहिए ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो अब इन 3 देशों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से शुरू हुआ। नई नई मशीनें बनना शुरू हुई। मशीन देख रहे हो ना, सबसे पहले ब्रिटेन में ही सब मशीनें बनती थी शुरुआत में, ठीक। तो अब क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद मशीन्स बननी शुरू हो गई। जब मशीन बनेगी किसी चीज के लिए तो उसका यूज होगा, यूज होगा ना, और यूज हुआ इंडस्ट्री में, उद्योग में। इसलिए वर्ल्ड में सबसे पहले फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां हुआ, ब्रिटेन में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। पहली औद्योगिक क्रांति हुई। क्रांति मीन्स क्या होता है, व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, ड्रास्टिक चेंज, सब कुछ क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। तो उद्योगों में चेंज क्या हुआ, इंसान की जगह काम करने कौन लगी, मशीन। अब उदाहरण से समझिएगा, मान लीजिए आप इंग्लैंड के कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति है, आप बनाते हो ब्रेड, आप क्या बनाते हो, ब्रेड बनाते हो। तो दिन भर में जितना ब्रेड बनता है, अगले दिन वो क्या होता है, यूज हो जाता है, लोग खा लेते हैं। मशीन का यूज करने लगे तो प्रोडक्शन क्या है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि मशीन थकती नहीं, उसे टी ब्रेक नहीं चाहिए, उसे लंच ब्रेक नहीं चाहिए, उसे क्या है, ठंड नहीं लगेगी, उसे गर्मी नहीं लगेगी। अभी क्या है, जैसे बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है तो भी वर्क एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तब भी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ना तो उसे गर्मी लगती है ना तो सर्दी लगती है, लगातार काम। अब ब्रेड का उत्पादन 5-6 गुना बढ़ गया, तो अब क्या होगा, मार्केट में ब्रेड ज्यादा आएगा। तो पहला तो काम होगा, जो प्राइस होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होता है, दाम घट भी जाएगा। तो दाम घट भी जाएगा तो कितना ब्रेड खाओगे, दिन भर ब्रेड खाओगे,
नहीं खाओगे दिन भर ब्रेड ना, कम भी हो जाएगा। तो आप मान लीजिए एक पैकेट में बड़ी मुश्किल से आपके घर में सब लोगों को खा पाते थे, अब 2 पैकेट या 3 पैकेट खरीद लोगे। 10 पैकेट खरीद के क्या करोगे? आपको तो रोज ताजा ब्रेड चाहिए ना। तो यानी अब क्या होने लगा, जो प्रोडक्शन होगा वो सरप्लस बचेगा, अधिशेष बचेगा। लिख लिए भाई? क्या लिख रहे थे? कुछ तो लिख रहे थे बड़े देर से। ठीक है, सरप्लस बचेगा, अधिशेष बचेगा। अब अधिशेष, जब कोई चीज आपके पास सरप्लस होती है तो हम क्या करते हैं? ट्रेड करना शुरू करते हैं। स्टोर तो करेंगे, कितना करेंगे? ट्रेड करना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में, अलीगंज में किसान हो, आपने गेहूं यहीं उगाया, जितना आपकी जरूरत उतना खाने के बाद 5 क्विंटल गेहूं बच गया। आप जानते हो इतना अगले साल भी होगा, उतना अगले साल भी होगा। तो उस 5 क्विंटल को ट्रेड करने की सोचो कि बेच दे, कुछ पैसा मिलेगा। तो बेचने के लिए इसे ले जाओगे, एशिया की सबसे बड़ी मंडी तो है आजादपुर मंडी दिल्ली में। तो यहां से 5 क्विंटल दिल्ली ले जाओगे, क्योंकि जितना मुनाफा नहीं होगा उतना तो कॉस्ट पड़ जाएगी। बेचोगे कहां? अगल बगल की मंडी में, यानी अलीगंज है तो चले गए गोमती नगर या आलमबाग या अगल बगल जो मंडी है वहां क्या किए? बेच। अब समझो कि ब्रिटेन के पास सरप्लस हो रहा है क्या? ब्रेड। अब इसे खपाना है। ब्रेड ऐसी चीज है, वो वहां से इंग्लैंड से इंडिया में लाकर तो बेच नहीं सकता, तो उसे अपने अगल बगल के देशों में खपाना होगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा जो मैं बताना चाहता हूं। ट्रेड शुरू हुआ। अब ट्रेड शुरू होगा जब, तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, विवाद शुरू होगा। और जब विवाद शुरू होगा तभी क्या है? मेजरमेंट। उस विवाद को दूर करने के लिए जब टेबल टॉक होगा तो जिस चीज पे विवाद हो रहा है उसका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। अब इसके अगल बगल के जो देश हैं इसके पहले से प्रतिद्वंदी हैं। अब मैप आपको भूगोल में आना चाहिए कि इंग्लैंड एक तरफ, ब्रिटेन एक तरफ, जर्मनी, सॉरी एक तरफ फ्रांस एक तरफ जर्मनी। अब सपोज दैट कि ये फ्रांस में गए बेचने या जर्मनी में गए बेचने, फ्रांस में ही ले लेते हैं। अब फ्रांस में मान लीजिए कोई दूसरे व्यापारी है, तो जैसे आज भी है कि आपका प्रतिद्वंदी क्या? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से कितना भी कोई ईमानदार व्यक्ति आए आपके पास ट्रेड करने, एक दिमाग के एक कोने में तो रहता है ना कि पाकिस्तानी है, ठीक है, ये कभी भी धोखा दे सकता है, सावधान रहना, इसे ज्यादा डेवलप नहीं। तो वैसे ब्रिटेन वाला जब गया कहां? फ्रांस में बेचने, तो सब कुछ तय हुआ, रेट तय हो गया, सब कुछ तय हो गया। तो आई बात मेजरमेंट की, कितना ब्रेड लाए हो? उसने कहा, ब्रिटेन के व्यापारी ने, कि 1 क्विंटल लाए भैया, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, और ऐसे ऐसे हमारे यहाँ मेजरमेंट होता है, इसी हिसाब से लाए हैं, आप देख लीजिए। तो अब फ्रांस वाले के दिमाग में कनिंगनेस आई। उसने कहा ये तो आपके देश में होता है ना, क्योंकि यूनिवर्सल मेजरमेंट सिस्टम तो कुछ है नहीं, वही मैं बता रहा हूं क्यों डेवलप हुआ। तो फ्रांस वाले ने कहा कि ये तो आपके देश में होता है ना, मेरे देश में 1 क्विंटल में 150 केजी होता है, 1 की जो ग्राम में 1500 ग्राम होता है, आपको देना है तो दो, नहीं तो ले जाओ। अब सामने वाले को, ब्रिटेन वाले को समझ में तो आ रहा है कि इसने चीटिंग कर रहा है, ये चीटिंग कर रहा है, लेकिन समझदारी किसमें है? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ले जाके करेंगे क्या? सड़ा के फेंक देंगे। तो वो बेच दिया, घाटे पे बेच रहा है। उधर क्या है, धीरे धीरे फ्रांस में भी क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ? जर्मनी में हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद फ्रांस में हुआ। सबसे पहले कहां हुआ? ब्रिटेन में हुआ इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति, फिर जर्मनी में हुआ, और फिर फ्रांस में हुआ। तो ऐसे ही तीनों देशों में क्या हो रहा था? ट्रेड चल रहा था और कॉन्फ्लिक्ट था। बीच बीच में जैसे अब जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और मान लीजिए इंग्लैंड में व्यापार हो रहा है, तो फ्रांस के व्यापारी क्या करते थे? जहाज लूट लिए, और जब जहाज लूटने लगे तो फ्रांस और इंग्लैंड में व्यापारियों में युद्ध शुरू होता था। तो जब वहां इंग्लैंड में व्यापारी लड़ने लगे तो इंडिया में भी फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ने लगी। यानी जहां जहां उनका होता था तहां तहां लड़ना शुरू करते थे। जैसे वांडीवास की लड़ाई पढ़े होंगे, वहां क्या हो गया? समझौता हुआ, तो पूरे वर्ल्ड में जहां जहां ये लोग लड़ रहे थे वहां वहां क्या होने लगा? समझौता होने लगा। तो पहली बातचीत समझौता क्यों नहीं होता था? क्योंकि फ्रांस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, फ्रांस फायदा ले रहा था।
कनिंगनेस करके जब जहाज लूटा था, जर्मनी का जहाज लूटा था तो इंग्लैंड का झंडा लगा लिया, इंग्लैंड का जहाज लूटा तो, और लूटते कौन थे? यही व्यापारी या समुद्री चोर डाकू, सरकारें तो लूटती नहीं है। और जब ये लूटते थे तो वहां के व्यापारियों में, क्योंकि उस समय व्यापारियों के पास भी अपनी सेनाएं होती थी, इसलिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में सेना थी, ठीक, तो वो लड़ने लगते थे। तो लड़ने लगे, कोई देश के व्यापारी लड़ेंगे तो देश की सरकार क्या कहेगी कि लड़ो नहीं, बातचीत से, टेबल टॉक से क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा। तो सबसे लास्ट में जब हुआ, फ्रांस में औद्योगिक क्रांति हुई, और मान लीजिए फ्रांस में का कोई व्यापारी था, वो कपड़ा बना रहा था, तो कपड़ा अगर कोई बना रहा है तो पहले जितना कपड़ा बनता था तो बहुत मजबूत भी नहीं होता था, लोग यूज करते थे, फट जाता था। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, यानी कपड़ा बनाने की मशीन आ गई, मशीन से कपड़ा बनने लगा, कपड़ा सस्ता हो गया, तो फ्री में भी मिले तो कितना ले लोगे? सिलाई तो देना पड़ेगा ना। और क्या करोगे? यहां क्लास में आओ तो हर आधे घंटे में जाके ड्रेस चेंज करोगे? नहीं ना, रोज एक ही कपड़ा पहनोगे ना, या दिन भर में 2-3, कितना ले लोगे? और ब्रेड तो तब भी रोज खाने वाली चीज है, कपड़ा रोज सिलाने वाली नहीं। एक ही बार में 10, 20, 50 खरीद लोगे तो कम से कम 2-4 महीना तो चलेगा ना, 1-2 साल चलेगा ना। लड़कों को तो 10-20 साल चल सकता है, ठीक है, लड़कियों का पता नहीं। तो अब क्या है, वहां ये भी ट्रेड करने गए, मान लीजिए ब्रिटेन में गए, इनको याद आया कि ब्रिटेन का वो व्यापारी जो हमारे यहाँ ब्रेड बेचने आता है, वहां चले हम क्या करें, कपड़े बेचाएं। अब कपड़ा बेचने गए वो, उनको देखते ही उसका एंटीना खड़ा, अच्छा बच्चों बहुत दिन से हमको तुम लूट रहे हो, आओ। तो सेम चीज वही उसने भी किया, उसने कहा कि ठीक है, आपके यहाँ 1 किलोग्राम में 1500 ग्राम होता था, मेरे यहाँ 1 मीटर में 175 सेंटीमीटर होता है, सूद समेत वापस देंगे। अब इनको भी समझ में आ गया कि क्या है, जो हम किए हैं वो पा रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट चलता गया, लड़ाई होने लगी। तो देश की सरकारें क्या की, मिलके फिर टेबल टॉक करना शुरू की। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम डेवलप कब हुआ? तो मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम डेवलप हुआ आफ्टर द फ्रेंच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फ्रांस की औद्योगिक क्रांति के बाद क्या है, आधुनिक मापन पद्धति का विकास शुरू हुआ। लिखने की जरूरत नहीं है, यही सब लिखवाएंगे, ठीक है, केवल हेडिंग डाल के थोड़ी छोड़ दोगे। समझिए बात थोड़ा सा, मैं कहानी आपके दिमाग में, फिर मेजरमेंट में क्या बताना, वही जो जानते हो वही थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम करके, फैक्ट तो है, पूरा चैप्टर क्या है, फैक्चुअल है, इसलिए थोड़ा कहानी जो बना रहे हैं उसको सुन लो, दिमाग में सेट करो, तो फिर उसमें फैक्ट डालेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। अब मान लीजिए बातचीत शुरू हुआ, तो कई राउंड की बातचीत के बाद लास्ट राउंड की जो बातचीत हुई वो फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस में एक शहर है, एक स्थान है, सेवर्स, ट्रीटी ऑफ सेवर्स हुई, सेवर्स की संधि हुई। सेवर्स की संधि से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, क्या, BIPM, और ये संधि हुई थी, फिजिक्स में जरूरत तो नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा, 1875 में, अभी लिखवा देंगे, सब लिखवाएंगे। ब्यूरो इंटरनेशनल पॉइंट्स एट डेस्क मेजरमेंट, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस में संधि हुई तो फ्रांसीसी वर्ड में लिखा गया ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्क पॉइंट्स एट मेजरमेंट। इसका मतलब होता है माप तौल की अंतरराष्ट्रीय संस्था। तो हर चीज का अभी देखते हो कि इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका हेडक्वार्टर होता है। तो मेजरमेंट का आज भी ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और आज भी हेडक्वार्टर कहां है, यही। इसने क्या किया, सबसे पहले चीजों को डिफाइन किया, और वो डिफाइन करने का तरीका से अब हर किताब में मिलता है कि प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ ली गई, 2 स्थानों पे क्या किया गया, टिक लगाया गया, और दोनों के बीच की दूरी क्या कर दी गई, 1 मीटर
डिफाइन कर दी गई और कह दिया गया ये फ्रांस में रहे, इंग्लैंड में रहे, XYZ, पूरे विश्व में, चूंकि इन्हीं लोगों का राज था, तो इन तीनों देशों ने पहले शुरुआत में साइन कर दिया गया, तो मान लिया गया कि पूरे वर्ल्ड ने क्या कर दिया, साइन कर दिया। फिर उसी का वेट मान लिया 1 किलोग्राम एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो हर किताब में अभी यहीं से शुरू होता है। फिर दुनिया के जो जो देश फ्री होते गए वो इस पे सिग्नेचर करते गए और उनको क्या है, एक स्पेसिमेन मिलता गया। उनको क्या मिलता गया, एक स्पेसिमेन मिलता गया, और स्पेसिमेन के आधार पे ही क्या है, वो ले जाके अपने यहां बनाते रहे। तो भारत में जो स्पेसिमेन मिला है, जब भारत फ्री हुआ तो उसको भी स्पेसिमेन मिला, और स्पेसिमेन नंबर है, चलिए भूल रहा है, जब आएंगे देखेंगे तो लिखवा देंगे, एक 157 के आसपास कुछ है। यानी भारत को जो स्पेसिमेन प्रतिलिपि संख्या मिली है, प्रतिकृति संख्या मिली है, वो अप्रॉक्स 157, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, अगल बगल ही इसके कुछ होगा। तो स्पेसिमेन नंबर, यानी भारत इस क्या है, संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश था, 157 या उसके आसपास का देश है। तो ये हो गया मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम। इसके बाद कई सारे सिस्टम्स डेवलप हुए, वो लोग हम सब समझते रहेंगे और लिखते रहेंगे। इतनी कहानी को हम मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम से शुरू करेंगे लिखवाना, उसके पहले का आप इतिहास में पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट, मापन हेडिंग डाले होंगे, लिखिएगा मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन in which we compare a unknown quantity with a standard known quantity. मापन तुलना करने की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी अज्ञात राशि की मानक ज्ञात राशि से तुलना की जाती है। इन विच वी कंपेयर अ नोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी। मापन तुलना करने की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी अज्ञात राशि की तुलना मानक ज्ञात राशि से की जाती है। फिर लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, modern measurement system develops after the French Industrial Revolution. Modern measurement system develops after the French Industrial Revolution. संसार की आधुनिक मापन पद्धति का विकास फ्रांस की औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ।